तो उनके फादर मुझे कॉल कर रहे थे कि अमित जी मुझे सिर्फ आपसे एक हेल्प चाहिए कि क्यों किया सुसाइड मेरे बच्चे ने। पीसी था उनके घर का, वो सीपीयू लेके आया पूरा। तो मैंने पूरा डिस्कशन किया, मैंने कहा क्या हुआ था। तो उन्हें बताया कि 15 साल का बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, सब कुछ बढ़िया, और जिस समय उसने सुसाइड किया उससे आधे घंटे पहले अपनी माँ के संग खेल रहा था। बोले आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि ऐसा हो गया। भाग के घर गया तो देखा कि वो बाथरूम में उसकी बॉडी से फांसी लगा ली उसने, और सामने टैबलेट है और टैबलेट पर एक वीडियो चल रहा है। टैबलेट उस समय गिर गया। मैं 17 सालों से केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, किसी आदमी ने ऐसे ओटीपी शेयर नहीं किया। ओटीपी कभी कोई देता नहीं है, ओटीपी हमेशा लिया जाता है। 12 सालों में मैं करीब 800 करोड़ रुपए वापस करा चुका हूँ। एक व्यक्ति का सिर्फ 188 करोड़ वापस कराया है। आप चाहे आईफोन रख लें, चाहे एंड्रॉयड रख लें, चाहे आप बिना फोन के, क्राइम तो आपके संग हो ही जाएगा। आपने अक्सर लोगों को स्टोरी और स्टेटस लगाते हुए देखा होगा, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मेरा फेसबुक हैक हो गया है, कोई पैसे उधार मांगे तो देना मत। लेकिन इन सब फ्रॉड से बचे कैसे? मन में आपके बहुत से सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रचना बंसल और मेरे साथ स्टूडियो में है बेहद खास मेहमान, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी, जो कि देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। वक्त वक्त पर कुछ टिप्स भी देते रहते हैं। आज हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत सी टिप्स लेकर आए हैं। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आजकल साइबर फ्रॉड के जो केसेस बढ़ गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा सुना जा रहा है डिजिटल अरेस्ट। अभी एक दंपति जिसके 17 करोड़ साफ हो गए। क्या करें? कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे इस तरह के फ्रॉड से हम बच सकते हैं? बेसिक टिप्स जो आसान भाषा में लोग समझ सकें। देखिए, जब कोई मेरे से डूज एंड डोंट्स पूछता है ना, तो मैं डूज एंड डोंट्स नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डोंट्स प्रोसेस करता नहीं है। हाँ। मैं आपसे कहूँ कि रचना जी, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, हो जाएगा? नहीं। तो फिर फायदा क्या है? तो पहले तो ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए कि एक लाइन में कुछ होने वाला है। यदि मैं एक लाइन में कुछ बता दूंगा और आप सेफ हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो ट्विटर हैक क्यों होता? $100 मिलियन बजट है उसका। सॉफ्ट बैंक क्यों हैक होता? आपका सऊदी अरामको क्यों हैक होता? जितने बड़े बड़े हैक आप दुनिया में देख रहे हो, एंड सो विद ईच वन ऑफ अस। कहीं ना कहीं कभी भी क्रिमिनल ऐसा नहीं होता कि बिना आपके इंटरवेंशन के वो आपके पैसे निकाल ले, या आपको लूट ले, या आपको परेशान कर दे। आप ही खुद पंगे लोगे, आप ही खुद घुसोगे और आप ही खुद गलतियां करोगे। इसलिए सारी ज़रूरत है एंटीवायरस यहाँ लाने की। एंटीवायरस फ़ोन में नहीं चाहिए। तो मैं कभी कोई एंटीवायरस रिकमेंड करता नहीं हूँ। अच्छा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिमिनल ऐसा करता कैसे। यदि हम करता कैसे समझ जाएंगे तो हम पैसे बच जाएंगे। तो जो कुछ कैंपेन चल रही होती है इस बारे में दुनिया में, आपने देखा, डोंट शेयर ओटीपीज, पोस्टर लगा दिए चारों तरफ। हम पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि दुनिया में ओटीपी बांटते फिर रहे हैं वो बेचारे। ऐसा नहीं होता। मैं 17 सालों से केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, किसी आदमी ने ऐसे ओटीपी शेयर नहीं किया। ओटीपी कभी कोई देता नहीं है, ओटीपी हमेशा लिया जाता है, और वो लेने की एक ट्रिक होती है। और जब तक आपको वो ट्रिक नहीं बताई जाएगी, आप कितनी बार भी ये पोस्टर पढ़ के आए हो, आप वो गलती कर देंगे। तो इन पोस्टर्स का कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो कैंपेन चलती है साहब की पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर, इतना लेंथ, और ये भी और वो भी, सब 15 मिनट ज्ञान देंगे आपको कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है? नहीं करता। आज तक हैक भी नहीं करता वो। कमाल की बात है, वो हैक भी नहीं करता और गैस भी नहीं करता। फिर कैसे? आप पिछले 17 सालों में जितनी भी एफआईआर हुए हैं, कभी किसी से कोई पासवर्ड मांगा क्या? नहीं मांगा गया ना। ओटीपी चलो गाए बगाए डायरेक्टली, क्योंकि आपने कैंपेन, ये तो देखिए कि डोंट शेयर ओटीपी। कभी कैंपेन कोई ऐसी देखी, डोंट शेयर पासवर्ड? ऐसा कभी कोई पोस्टर देखा? नहीं देखा। तो मतलब ओटीपी मांगने से लोग दे रहे हैं, पासवर्ड तो मांगा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कभी मांगा ही नहीं गया कायदे से। तो पासवर्ड क्रिमिनल के पास कैसे होता है? बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसा निकल ही नहीं सकता। सिर्फ ओटीपी से तो निकल जाएगा पैसा, बेसिक सी बात है। ओटीपी चला गया, मुझे पता है, चलो ऐसे तरीके हैं, लेकिन पासवर्ड कैसे था उसके पास? और पासवर्ड आपने दिया नहीं, और पासवर्ड सिर्फ बैंक के पास है या आपके पास है, और पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हम सबके पासवर्ड ऑलरेडी बाहर हैं।
अब जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि आपका पासवर्ड बाहर है, तो आपके अंदर एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है कि अब मुझे उसके बियॉन्ड सिक्योर रखना है अपने आप को। यदि आपको पता है कि आपके दरवाजे में बाहर ताला नहीं है, तो आप सोते समय अलर्ट रहते हो। ये डेवलप करने की जरूरत है। मैं आपको कितने भी ताले लगवा दूं, उससे कुछ नहीं होना, पहली चीज। अब आप सवाल करेंगे भाई पासवर्ड है कैसे बाहर? तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बैंक ही हैक होते हैं और उनके सारे पासवर्ड डार्क वेब में पड़े होते हैं। यदि आपको चेक करना है कि आपके पासवर्ड कितनी बार हैक हुए हैं, तो आप एक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है haveibeenpwned.com और ऐसी हजारों वेबसाइट्स जो ये लीक डेटाबेसेस में आपके पासवर्ड ढूंढती हैं और वो बता देंगे कि आपका पासवर्ड 16 जगह, 17 जगह, 18 जगह कहाँ पड़ा हुआ है। बैंक अकाउंट डिटेल, आपके आधार, आपके जो भी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, सब कुछ बाहर है। तो जानना यह है कि ये डेटा बाहर गया कैसे पहले। या तो आपकी गलती से गया, या सर्वर की गलती से गया, सिस्टम की गलती से गया, प्रोसेस की गलती, कहीं से तो कोई गलती हुई है। तो जब साइबर क्रिमिनल आपको कॉल कर रहा है, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें वो आपकी रेकी करता है कि आपके बारे में सब कुछ जान ले, आपके पासवर्ड भी, आपके बैंक अकाउंट भी। वो सिर्फ वो चीज नहीं जान सकता जो उसी समय जनरेट हो रही है, ओटीपी, क्योंकि वो तो उसी समय जनरेट होगा। मतलब बैकग्राउंड पहले से पता कर लिया, पहले जो भी इंफॉर्मेशन उससे पहले कहीं डेटाबेस में हो सकती है वो सब उसके पास होती है, वो तैयारी करके बैठा होता है। अब रेकी करने के बाद, रिकॉग्निशंस के बाद, वो आपकी वल्नरेबिलिटीज देखता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी क्या कमजोरियां हैं, कैसे आपको फंसाया जाएगा। आप 20-25 साल के हैं, 15 से 25 साल, तो आपको सोशल मीडिया लाइक बढ़ाने का लालच देगा, फॉलोअर्स बढ़ाने का, या आपको ब्लू टिक करा देंगे, या आपका क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइक करके पैसा बना लो, यूट्यूब लाइक करके पैसा, उसके अराउंड है ईजी मनी। यदि आप 25 से 45 साल के बीच में, तो आपको इन्वेस्टमेंट का लालच देगा कि आपके पास 5-10 लाख हैं और आप करोड़ 2 करोड़ कमाना चाहते हैं, लेकिन साहब यहाँ डालिए पैसा 3 गुना 4 गुना, वो कन्विंस करेगा और वो इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसोगे आप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रेडिंग, ये वो। यदि आप 50 से ऊपर निकल गए तो फिर आएगा डिजिटल अरेस्ट फिर आएगा सेक्सटॉर्शन, ऐसे वाले अटैक वेक्टर जहां पर आप गिव अप करोगे ही, क्योंकि आप की एज ग्रुप के हिसाब से यू हैव अचीव्ड सम फेम नेम, और जरा सा भी कोई उस पर पुश करता है आप घबरा जाते हो। तो आपके बच्चा को पकड़ लिया है, मार रहे हैं उसको, ड्रग के संग पकड़ा है, आप गिव अप करोगे। ऐसे टारगेट होते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो आप देखिए कि उसके पास ये सब चीजें थी, तभी तो वो अटैक वेक्टर वैसा बनाया। कभी कोई 25 साल का बंदा डिजिटली अरेस्टेड हुआ है? नहीं हुआ। जितने डिजिटली अरेस्टेड हुए सबके हाथ में आईफोन था, मतलब उनके अकाउंट में पैसे थे। एज ग्रुप पता किया, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी तो नहीं सुनते ना कि डिजिटल अरेस्ट हो गए या ऐसा कोई फ्रॉड हो गया लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं थे। हो रहा है उनके साथ में जहां अकाउंट में पैसा है। तो कैसे सामने वाले को पता कि पैसा है? उसको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप सही टारगेट हो और आप पे एफर्ट लगाया जा सकता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ कि एक कोई बेचारा गरीब रिक्शे वाला कहे कि साहब मुझे 7 दिन डिजिटली अरेस्ट करके रखा और मेरे 754 रुपये निकाल लिए। कभी नहीं होता, हो नहीं सकता, कभी नहीं। मतलब उनको भी पता नहीं कि एफर्ट लगाने का है। तो सबसे पहली जो चैलेंज है कि कोई भी साइबर क्राइम होने से पहले एक साइबर क्राइम हो चुका होता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और यदि हम उसके बारे में बात करने लगेंगे तो दूसरा वाला होगा नहीं। पहला क्या हुआ? डेटा थेफ्ट। आपका डेटा ऑलरेडी सामने वाले के पास है, यदि वही नहीं होता तो आप टारगेट ही नहीं होते। 140 करोड़ लोगों को थोड़ा कॉल आया है, यदि 10 करोड़ लोगों को आया, 8 करोड़ लोगों को आया, 14 करोड़ लोगों को आया, तो उनका डेटा है। आप डेटा कैसे बचाएं, डिस्कस वहां होना चाहिए। अब आपके फोन में जितनी एप्लीकेशंस हैं सब डेटा ले रही हैं, उसमें से 25 एप्लीकेशंस हैं जो ओटीपी पढ़ रही हैं, जिनको आपके बैंक बैलेंस पता है, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स पता है, कैश विड्रॉल पता है, किसको पैसा दिया, परचेज हिस्ट्री पता है, सब तो ओटीपी, सब तो एसएमएस पे आ रहा है। उसमें 20 एप्लीकेशन होंगी जो आपका ईमेल पढ़ रही हैं, उनको आपका सब कुछ पता है, टिकट कहाँ बुक की, कहाँ जा रहे हैं, लोकेशंस भी जा ही रही हैं आपकी, आवाजें आपके आसपास की सुननी जा रही हैं जो आपके फोन के आसपास है। सो उनके पास इतना डेटा होता है कि यदि वो किसी भी तरीके से गलत हाथों में पहुंचा तो वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये रिस्क है। कौन से वो ऐप्स है? सारी, आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लीजिए, आप सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्टलेस, एसएमएस,
बहुत सारे ऐसे परमिशन वो तो मिलेंगे। कोई भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो सब पूछते अब हैं आप कोई भी एक परमिशन पे जाइए, कैमरा कितने लोग लेके बैठे हैं, तो कम से कम 10-12 एप्लीकेशन मिलेंगे जो कैमरा आपका एक्सेस लेके बैठी हैं। 20-22 एप्लीकेशन एसएमएस पढ़ रही हैं, 10-15 एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट लिस्ट लेके बैठी हैं। ये जो भी डेटा का एक्सेस लेके जा रहे हैं, ये सब रिस्क है। जो लोन एप्स के थ्रू लोग लुटे, सुसाइड भी किया लोगों ने, वो लोन एप्स उन्होंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की थी। अब एक और गाइडलाइन आती है कि ऐप्स हमेशा प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, एपीके फाइल से ना इंस्टॉल करें। बढ़िया गाइडलाइन है, पता होना चाहिए लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके भी लुटे हैं लोग। जो लोन एप्स थी वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे, वो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स कॉपी कर लेते थे, फिर आपकी पिक्चर्स को ऑब्सीन पिक्चर बना के आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते थे और फिर आपको ब्लैकमेल करते थे कि पैसा तो वरना वायरल कर देंगे। फिर आदमी पहले छोटा पैसा देता था, इवेंचुअली ज़्यादा देता था, कई लोगों ने सुसाइड भी किया। तो ये सीरियस हो जाती है सिचुएशन सिर्फ एक इतनी सी गलती से कि आपने 5,000 का लोन ले लिया था कहीं से। इससे बड़ा कुछ लोन नहीं होता, कोई 20-25 हज़ार ज़्यादा का लोन देते भी नहीं है लोग, स्मॉल अमाउंट लोन होता है। और आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी सारी पिक्चर्स या कॉन्टैक्ट लिस्ट गए। तो आज की डेट में आपके फ़ोन में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट और एसएमएस भी पढ़ रही है, वो भी इतना बड़ा रिस्क है। तो सबसे पहले क्या करना है, परमिशन हटा देनी, कैमरा सारी परमिशन, डोंट अलाउ। उसमें एक थर्ड ऑप्शन भी आता है, अलाउ ओनली व्हेन इन यूज। यदि आपको चाहिए भी है एसएमएस की परमिशन तो सिर्फ तब दो जब मैं उस एप्लीकेशन को यूज करूं। वो सेफ है। वो सेफ है क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में कैमरा यूज ही करना है, वीडियो कॉल कर रहे हो, तुम व्हाट्सएप को कैमरे का एक्सेस चाहिए तो उसी समय जाना चाहिए ना, 24 घंटे क्यों दे रहे हैं। कोई ओटीपी आ रहा है कोई परचेज करने के लिए कुछ, तो उस समय उसको एसएमएस का एक्सेस दे दीजिए, हर ओटीपी की देने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू विल रेस्ट्रिक्ट, विल बी लिटिल कॉन्शियस, तो आपका ये डिजिटल फुटप्रिंट बहुत कम हो जाएगा। और यदि आपके बारे में कम पता होगा तो लोग आपको कम टारगेट करेंगे। अच्छा, अभी तक जितनी भी आपने बातें बताई हैं, सच पूछे तो फोन से भी अब डर लग रहा है। और मुझे लगता है जो बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हुए ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे फसाद की जड़ ही ये मोबाइल है। अब एहतियातन क्या करें, सेटिंग में जाकर सभी ऐप से ये परमिशन हटा देनी है, और कौन कौन सा ऑप्शन होगा? उसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपको। अलाउ, मतलब हमेशा के लिए अलाउ कर दो हर परमिशन। दूसरा होगा डोंट अलाउ, तीसरा होगा अलाउ ओनली व्हेन इन यूज। आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं यदि आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते कोई ऐप, और यदि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो अलाउ ओनली व्हेन यूज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ये अलाउ तो किसी को नहीं होना चाहिए हमेशा, ये मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ही है, जिससे आपका एक्सपोजर काफ़ी कम हो जाएगा। अब दूसरा, सारे तरीके जिससे आपका डेटा बाहर जाता है पहले मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद अपने आप बच जाएंगे। क्योंकि यदि डेटा बाहर है ना, तो आज डिजिटल अरेस्ट करके डरा रहे हैं, कल पासपोर्ट ऑफिस से फ़ोन आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाएगा, फिर जीएसटी से आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या आ जाएगा, सीबीआई से आ जाएगा। आपको डराने के लिए तो फ़ोन कहीं से भी आया जा सकता है, और वो आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके हिसाब से कुछ होगा, तो आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार रिलेटेबल है, कुछ तो हो सकता है, और ये जो कुछ तो हो सकता है का कॉन्टेक्स्ट आप ही के थ्रू निकला होगा। कैसे? क्योंकि आपकी आवाज़ें तो सुनी ही जा रही हैं ना। आप सिर्फ ये देख लेना, क्योंकि मैं कई सारे पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, आपके फ़ोन में जो प्रोमिनेंट ऐप हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, वो ऐप हैं जो आपका रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कैप्चर करती है, कि आपने किसको वोट दिया वो भी उनको पता है, और आप अपने धर्म के प्रति कितना हार्ड, लिबरल, सॉफ्ट है वो भी उनको पता है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी उनको पता है, जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं और देख लीजिए सेटिंग्स में जाके वहाँ पर कि क्या क्या डेटा ले रही हैं, तो उसमें जो बाकी डेटा भी होगा, लोकेशंस, हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वॉइसेस सुन रहे हैं, सब कुछ होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाएगा आपको कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पता है और मेरा रिलीजियस बिलीफ भी पता है, जबकि मैं ऐसे कोई वीडियो देखता नहीं, जबकि मैं ऐसा कोई कंटेंट शेयर ही नहीं करता। ये रिस्क है। तो आपको यदि पता है ना कि ये डेटा जा रहा है तो आप सेफ हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, डोंट तो मैंने कहा ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डेटा जा रहा है, और मैं लास्ट में प्रूफ करूंगा कि यदि आपको पता है तो कोई आपको फंसा ही नहीं सकता, उसको, उस डेटा को आपके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता। सिर्फ आपको पता होना चाहिए। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे। आप सोचोगे सिर्फ मुझे पता है उससे बच गई, बिल्कुल आपको नहीं पता तो आप फंस गए। हमारी लाइफ से यही है खेल। दूसरा जो डेटा जाने का तरीका है वो है कि एक टेस्ट कीजिएगा हमेशा अपने मोबाइल में और लैपटॉप में। एक लिंक सजेस्ट कर रहा हूँ, privacy.net/analyzer टाइप कीजिए ऊपर,
privacy privacy.net/ANALYZER SER नहीं। खोलिए तो उसमें एक पेज खुल जाएगा। ये लिंक आपको ये बताएगी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक लिंक भेजकर आपका क्या क्या चुरा सकता है, मतलब आपका ब्राउजर से क्या क्या डेटा ले सकता है। तो आप वो टेस्ट कीजिए एक बार, मजा आएगा। आपने खोला, स्टार्ट टेस्ट करके बटन आएगा, क्लिक कीजिए उसको। तो जैसे आप स्टार्ट टेस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपने लिंक एंड्रॉयड फोन पे खोला, आईफोन पे खोला, ये आपका रेजोल्यूशन स्क्रीन का कितना है, आपका बैटरी का स्टेटस कितना है, आपका सिम कौन सा है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सारी डिटेल वहां देखने लगेंगे। सिर्फ स्टार्ट टेस्ट, मतलब ये वेबसाइट यदि ये सारी डिटेल आपके ले सकती है तो कोई भी ले सकती है, ये कोई खास तो है नहीं। तो कोई भी लिंक जो दिन भर में आप खोलते हैं वो इतना डिटेल तो आपका वैसे ही ले लेते हैं बिना आपकी परमिशन। उसके लिए तो परमिशन भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा आगे जाते हैं, ये तो वो है। और यदि मुझे ये भी मिल गया ना आपका, तो भी मैं आपको हैक कर सकता हूं, सिर्फ इतनी डिटेल, क्योंकि मुझे कहानी ही तो गढ़नी है। एक कहानी गढ़ के मैं आपका ट्रस्ट जीतूंगा और आप गलती करोगे। अब आपका फोन मान लो आपका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, मुझे पता है कि वो रोब्लॉक्स खेलता है या वो फोर्टनाइट खेलता है या वो पबजी खेलता है और उसमें चैट फैसिलिटीज हैं और उसमें आधे से ज़्यादा लोग क्रिमिनल हैं। वो आप बच्चों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है ये पेरेंट का फ़ोन है, उसमें तो बैंकिंग डिटेल होंगे। उन्होंने लिंक भेजा उस चैट बॉक्स में, बच्चे ने क्लिक किया, उसकी सारी डिटेल्स पहुंच गए। अब वो फ़ोन बोलेगा कि अरे तुम पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 12% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, ओ आईफोन है तुम्हारे पास। अब बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा, इसको ये पता कैसे भाई, तुम्हें कैसे पता, अरे बड़ा सिंपल। अच्छा, क्योंकि बच्चा ये सोच रहा है कि सामने वाला भी बच्चा ही है, हाँ। तो वो बड़ा खुल के बात करेगा कि यार तुम्हें कैसे पता, कहेगा अरे बड़ा सिंपल है, तुम भी सीख सकते हो और फिर किसी को भी डरा सकते हो। यार फिर बताओ यार, ये तो मैजिक है। देखो एक एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, इंस्टॉल करो अभी, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। वो एप्लीकेशन क्या है, वो वायरस है। बच्चा खुद इंस्टॉल करेगा और आपके सारे डिटेल निकल के उस तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपके बैंकिंग डिटेल भी होंगे, आपके एसएमएस का एक्सेस है, ओटीपी भी जाएंगे, सब कुछ जा सकता है। तो एक देख रहा है, एक छोटी सी फैसिलिटी थी लेकिन एक कहानी जैसी मैंने उसके अराउंड बुन दी। आप फेसबुक पे पिक्चर डालते हैं बेडरूम की, सिर्फ यदि पिक्चर ढंग से कैप्चर हो गई है और इसने एक आध दो नुएंसेस आपके बेडरूम के दिखा दिए, मैं फोन हैक कर लूंगा। आप कहोगे यार ये कैसे वही मैं पूछने वाली थी। क्योंकि कहानी में वहां से अरे मैंने देखा कि इनके बेडरूम में फलानी चीज बड़ी एक एंटीक पेंटिंग टंगी हुई है, उस पेंटिंग से कहानी शुरू हो जाएगी। या मैंने देखा टीवी इनके यहाँ सैमसंग का है, वहां से कहानी शुरू हो जाएगी। या मैंने देखा कि साहब म्यूजिक सिस्टम उनका ही है, कोई भी एक चीज मुझे दिख गया ना, टैबलेट दिख गया, मैंने कहा मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ। वो अभी आपको पता है सुबह सुबह न्यूज आई थी कि सैमसंग, सारे सैमसंग के जो टीवीज है ना उसमें एक वायरस आ गया एंड दे कैन लिसन यू 24/7। हाँ, वो अभी छोटा सा मैं पैच भेज रहा हूँ, आप अपडेट कर लीजिए, फोन के थ्रू अपने आप मोबाइल टीवी सिंक कर लेगा। अच्छा भेजो। बेसिकली मुझे अब आपको पता है पहले कि यार इसको कैसे पता कि यार सैमसंग का टीवी है। मुझे कुछ ऐसा लिंक कर देना जिससे आप विश्वास कर ले और इग्नोर कर दें और वेरीफाई ना करें। और वो इन्फॉर्मेशन हम खुद दे रहे हैं सोशल मीडिया, वो तो आपने खुद ही दी होगी ऑफ कोर्स। तो आप देख रहे हैं रेकी का कितना फर्क पड़ता है कि आप जितना आप एक्सपोजर दोगे सामने वाले के पास उतने डेटा पॉइंट्स हैं। जब कोविड के टाइम पे लोग लिखते हैं ना कि मुझे वैक्सीन चाहिए, वही लोग लूटे हैं क्योंकि आपने खुद बता दिया लोगों को कि लूटो मुझे चाहिए वैक्सीन। अब वो क्या कहते थे, रेमडेसिविर मांग रहे थे लोग, जिन लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया उनको कॉल आने शुरू हो गए, अरे हमारे पास है, भेजना, आप एक काम कीजिए 60,000 ट्रांसफर कीजिए, 50,000 ट्रांसफर किया, फिर आई नहीं कभी। सिंपल। आपने जैसी पब्लिक फोरम यूज किया, किसी भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में जिसमें क्रिमिनल्स ने लड़कियों की प्रोफाइल बनाए फेसबुक पे और उसके बाद मिडिल एज बिजनेसमैन को टारगेट किया कि देखिए क्रिप्टो बढ़ रहा है और क्रिप्टो में ये देखिए ग्रोथ हो रही है और इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा कमाइए, और हम फलानी कंपनी से हैं, कंपनी का नाम भी था बड़ा अच्छा, और हम गाइड करेंगे आपको एंड देन यू कैन मेक मनी। तो लोगों ने चैट वैट किया, फिर छोटा छोटा पैसा लगाया, फिर ज़्यादा पैसा लगाया, इवेंचुअली लुट गए। जब सारे लोग लुट गए तो पता पड़ा कि तो फ्रॉड है, तो पुलिस के पास गए कि हेल्प कीजिए, पैसा लुट गया हमारा। पुलिस ने बहुत कोशिश की, कुछ समझ नहीं आया कैसे ढूंढें इन लोगों को। तो ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, जो एक कंप्लेन वेबसाइट होती है ना कि हमें लूट लिया, तुम बचो, ये फ्रॉड लड़की है, ये ऐसा वैसा करके उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो इन क्रिमिनल्स ने साइबर एक्सपर्ट की प्रोफाइल बनाई और इन लोगों को टारगेट किया कि अच्छा आप लुट गए, हम आपके पैसे वापस दिलाते ना,
मुझे अपने लॉगिन पासवर्ड दीजिए, विल हेल्प यू। ये ओह। दोबारा लुटे। ओह माय गॉड। एक ही बंदा दो बार लुटा है। आप लुट के भी नहीं बता सकते लोगों को ज्यादा, क्योंकि वो भी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। जितना आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, और वो बचे जो होता है रहेंगे। कि 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट कर दो तो पैसा वापस आ जाएगा, आता है? तो कंप्लेंट करनी कहाँ है, सोशल मीडिया पर नहीं करनी। अच्छा, इससे कंप्लेंट पहले करनी है आप- 1930 पर। वो यदि भी आप- प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, तो यदि आपका पैसा चला गया है हम्म, और आप 1930 पर, जो 24/7 गृह मंत्रालय हम्म, का हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके हम्म, जिस भी अकाउंट में पैसा गया उसको फ्रीज करा दीजिए। हम्म, आपने ट्रांजेक्शन आईडी बता दीजिए, किस अकाउंट में यूपीआई से किया है, आरटीजीएस किया है, तो इनके पास पावर है कि किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। हम्म। यदि आपका पैसा उस अकाउंट में पड़ा रहा और फ्रीज हो गया तो वो अपने आप वापस आ जाएगा। बट वो तो पैसा लेते ही ट्रांसफर हो जाता है ना आगे, हाँ, फ्रीज तो होके पर भी क्या 2-3 होगा? घंटे तो रहता है ना, इतना हाँ। एकदम से नहीं निकलता है। तो हम्म, इसलिए हम कहते हैं गोल्डन आवर होता है वो 1 घंटे 2 हम्म। घंटे के अंदर। यदि आपने बताया, हो सकता है थोड़ा निकल भी गया हो, पर जितना रहेगा उतना बचेगा। उतना बच जाएगा। पर इसमें एक और एंगल होता है, जैसे कि आप जब किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो और अमाउंट बड़ा है, 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ है, हम्म, तो वो तुरंत लेयर 2 पे पैसा जाता है, हम्म, फिर लेयर 2 से लेयर 3 पर जाता है। मतलब कि वो 4-5 अकाउंट रेडी रखेगा हम्म, जो ऑलरेडी इस अकाउंट में एडेड है, हम्म, और वो 1-1 लाख ट्रांसफर कर देगा, हम्म, फिर वो बाकी 10 अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। उससे क्या होता है कि जब आप फ्रीज कराने के लिए बोलते हो तो सिर्फ आप लेयर 1 फ्रीज कराते हो, लेयर 1 में पता पड़ा लाख रुपए बचा है, हाँ, बाकी तो निकल गया है, हम्म, या 20,000 बचा है। ऐसा ही होता है, आपको लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 सारे फ्रीज कराने, और ये पावर बैंक के पास भी होती है और 1930 के पास भी है। तो आप यदि क्लियर करेंगे कि साहब टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे लेयर 2 लेयर 3 तक प्लीज़ रिक्वेस्ट भेज दो, तो उधर भी जाएगा फिर वो। तो हम, जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो मेरी एक टीम है जो कोऑर्डिनेट करती है। हमारा काम ये है, हम सिर्फ अकाउंट टाइमली फ्रीज कराने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट वापस आ जाए। आता है? पिछले 12 सालों में मैं करीब 800 करोड़ रुपए वापस करा चुका हूँ। ओह ग्रेट। एक व्यक्ति का सिर्फ 188 करोड़ वापस कराया है, 188 करोड़ जर्मनी के अकाउंट से। और मैंने आज तक एक पैसा नहीं लिया है किसी से, किसी भी तरह की हेल्प के लिए, क्योंकि ये तो वो है जो फाइनेंशियल फ्रॉड है। हाँ, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास जो बच्चों से रिलेटेड हैं, महिलाओं से रिलेटेड हैं, जिसमें लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन क्या है, कौन पीछे पड़ा है, तो वहाँ आप भी उतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये एंगल मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में इंडिया में। मेरे पास बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आते हैं, वो भी रात में 10-11 बजे, कि आ जाओ घर पे, बहुत सिचुएशन ख़राब है। और अभी लगातार 10-12 ऐसी फैमिलीज चूँकि मेरे संपर्क में आई, तो मैं प्रोमिनेंट प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। ये क्या हुआ सर वो बच्चा विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये जो टीनेज बच्चे हैं आजकल के 14, 15, 16 साल के, दे आर टू मच इनटू गेम्स एंड सोशल मीडिया। रात भर ये गेम खेलते हैं, और यदि इनसे फ़ोन छीन लिया जाए या वाईफाई बंद कर दिया जाए तो इनको वैसा ही रिएक्शन होता है जैसे कि आप किसी ड्रग एडिक्ट के संग होता है। फिर ये चीज़ें तोड़ने लगते हैं, गाली गलौज, अब्यूजिव, मार पिटाई, माँ बाप से लड़ना, सब होता है। दे हिट देयर पेरेंट्स, ये सब तक जाता है। आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, अपने बच्चे से नहीं लड़ सकते। उसके बाद वो माँ बाप इतने घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, पुलिस को भी नहीं बता सकते, घर में भी नहीं बता सकते, बाहर भी नहीं बता सकते, रेपुटेशन इश्यूज भी हैं, समझा भी नहीं सकते, वो समझते ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दे सीक माई हेल्प कि यार तुम्हें ये बंदा थोड़ा मानता है, बिकॉज यू आर विजिबल ऑन सोशल मीडिया और समवेयर। तो आजकल के टीनेजर्स मेरे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, किताबें मेरी बहुत पढ़ते हैं, तो कहते शायद तुम समझा पाओ। तो फिर मैं समझाता हूँ उन बच्चों के लेवल पे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको धीरे धीरे करके उससे बाहर लाऊं, उसकी रियलिटी समझाऊं। पर इतना आसान नहीं है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। और ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये तो अभी छोटी सी बात बताई मुझे, मेरे पास कम से कम मतलब पिछले 5-6 सालों में 20-22 तो ऐसे किस्से आए इसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड किया। अभी एक केस है दिल्ली के पास ही, अब सिटी का नाम लूँगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा मामला। तो उनके फादर मुझे कॉल कर रहे थे कि अमित जी मुझे सिर्फ आपसे एक हेल्प चाहिए कि क्यों किया सुसाइड मेरे बच्चे ने। तो वो आए वहाँ पे, वो अपना सारे उसकी कॉपी, होमवर्क की कॉपी और सब लेके आए, टैबलेट, और अपने पीसी था उनके घर का, वो CPU लेके आए पूरा।
तो मैंने पूरा डिस्कशन किया, मैंने कहा क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि 15 साल का बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, सब कुछ बढ़िया, और जिस समय उसने सुसाइड किया उससे आधे घंटे पहले अपनी माँ के संग खेल रहा है, उसका वीडियो है जो बड़े भाई ने बनाया है, और वो कडलिंग कर रहा है, वेरी हैप्पी। वो बोले आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि ऐसा हो गया। तो अचानक ऐसा भाग के घर गया तो देखा कि वो बाथरूम में उसकी बॉडी से फांसी लगा ली उसने, और सामने टैबलेट है और टैबलेट पर एक वीडियो चल रहा है। और बोले वो इतना छोटा बाथरूम, फोटो दिखाया उन्होंने, बोले फोटो इतना छोटा बाथरूम था कि यदि वो हाथ ऐसे भी कर देता तो भी बच जाता, पर शायद या तो उसका वेट बहुत ज़्यादा था या जो भी था वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चला गया, जब तक घर वाले रियलाइज करते, और वो टैबलेट उस समय गिर गया। तो दे कुड नॉट सी कि वो टैबलेट में चल क्या रहा था। और उसके बाद बेचारे इतने परेशान, क्योंकि एक तो एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, दूसरा कारण ही नहीं पता। अब ये चीज जिंदगी भर सालती रहेगी कि कारण था क्या। कई गेम्स और उनका एडिक्शन, और फिर वो अलग अलग लेवल पर जाना कि अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसमें ये तो एक चीज हमें पता है, हाँ, पर ऐसी हजारों चीजें जो हमें नहीं पता है। बच्चे के साथ चली गई। अभी हम फोरेंसिक में उस टैबलेट को दिए हैं, अभी हम देख रहे हैं रिकवरी करके क्या क्या चलेगा। ये जो आप बोल रहे हो ना कि लेवल वाली है, जो ब्लू व्हेल गेम या इस तरह के गेम है, अब दुनिया ब्लू व्हेल से आगे चली गई है। ब्लू व्हेल 10 साल पुराना कहानी है, 2016-17 की कहानी है। आज हम जहाँ बैठे हैं हमें नहीं पता कि आज क्या नया बम फट गया अंदर। मतलब हो सकता है इंस्टा पे या टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें नहीं पता, और बच्चे उस वजह से सुसाइड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि जब वो रिपोर्ट आ जाए तो मैं कुछ कंक्रीट आपको बता पाऊँ कि यार ये भी है, क्योंकि ये जब तक हम पता नहीं करेंगे हम गाइडलाइन नहीं बना सकते कि बचना कैसे। सही बात है, बस बच्चों पर नजर रख सकते हैं। कई सारे बच्चे गायब हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े, एक तो पॉलिटिशियन थे, उनका फोन आया कि मेरा बच्चा घर से भाग गया। मैंने कहा भाग गया मतलब? बोले पता नहीं, सब अच्छा था, बड़ा, उसको ट्रेस करते रहे, और उसने इस तरह से सेटिंग कर रखी थी, वो कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ा उसने, एंड दे आर सो स्मार्ट। अब है तो बच्चे ही, वो छुपना भी चाह रहा है, और कल के दिन कुछ भी अहित होता है और हमें बहुत लेट पता पड़ता है। तो टू मच एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू डेंजरस। मैं अभी तक सिर्फ ऐप रुकवाने की बात कर रहा था। अभी मैं कहूँ कि यदि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यंगस्टर्स को इंटरनेट रेगुलेट कर दिया जाए, लॉ बना दिया उन्होंने। चाइना ने कहा कि 45 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए टीनेज बच्चों को। ये लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं, हम अभी नहीं रियलाइज कर पा रहे। आपको लगता है इंडिया में भी होना चाहिए? हो जाना चाहिए था। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा टीनेजर है, 40 करोड़ से ज़्यादा है। इंडिया में तो ये लॉ 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। हम ऑलरेडी एक जनरेशन खत्म कर चुके हैं, हाँ, जो अभी पूरी टाइम इसी में जी रही है। और आजकल तो वो दूध पीते बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। बच्चों को पैदा होते ही उनको तो रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ का डिफरेंस ही नहीं पता। अब जब नहीं पता और उसके बाद उनको समझाओगे कि नहीं जाके रियल लाइफ देखो, तो वो नहीं समझ सकते, बिकॉज उन्हें वो वर्ल्ड देखा ही नहीं है। सो इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट। इसीलिए वहाँ लॉ बनाए जा रहे हैं कि भैया ये मैंडेटरी कर दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था। साइबर क्राइम इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं ये कई सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में कुछ चेंज होना चाहिए और इंडिया की पुलिस वीक है, और ऐसा मिथ है। इंडिया से ज़्यादा ही साइबर क्राइम है हर कंट्रीज में। यूके के अंदर, यूके तो छोटा सा देश है, हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हर दिन। मतलब साल का 1.2-1.5 बिलियन डॉलर्स, 15-20 हज़ार करोड़ मान लो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 13 to 14 बिलियन डॉलर्स का लॉस होता है। जापान के अंदर, यूएस तो मैक्सिमम है। इंडिया के अंदर भी 8-10 बिलियन तो है, 1 लाख करोड़ का मैं मानता हूँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड 2-3 बिलियन के हैं। बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं करते होंगे, बहुत सारे। इसलिए मेरा हमेशा 4-5 टाइम्स होता है एस्टिमेट, तो मैं तो 1 लाख करोड़ मान रहा हूँ। सरकार ने 22,000 करोड़ बोला। इंडिया है भी बहुत बड़ा। पॉइंट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा चला जाता है और वापस नहीं आता, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द पुलिस और सिस्टम। दुनिया में कहीं भी किसी का भी पैसा जाता है वापस नहीं आता। यूके में मेरा दोस्त है, बिलियनर है, उसके घर से अभी रोल्स रॉयस चोरी हुई। कहता है हम पुलिस के पास गए, बोले वो तुम नहीं मिल रही। बोले आधा पूरा यूके उन्होंने सीसीटीवी से ढांप रखा है। मेरी रोल्स रॉयस नहीं ढूंढ पाए। तो साइबर क्रिमिनल क्या ही ढूंढ लेंगे जो कि बाहर बैठा है, देश के अंदर ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। पहले तो ये और एक किसी चैनल ने मेरे से बहस करनी शुरू की कि
कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, हमारी पुलिस वाले ट्रेंड नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने ऐसी मजाक में उसको आंसर दिया, मैंने कहा यदि भारत की पुलिस आपके पैसे वापस नहीं ला पा रही है और उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रही है, तो फिर चाहे मोसाद को ले आओ, CIA को ले आओ, KGB को ले आओ, वो भी नहीं ला पाएगी। क्योंकि हमारी पुलिस इतनी स्मार्ट है कि यदि पकड़ के लाना है तो फिर तो नरक से खोद लाएंगे उसको। तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम दो है, ओवरलोड ऑफ क्राइम। हर व्यक्ति के पास 500 से 1000 केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, हर व्यक्ति के पास। साइबर सेल में आप जाके देख लीजिए, सिर्फ नोएडा के अंदर साइबर थाने में 250 केस आते हैं महीने के। तो आप पाइल अप करते चले जा रहे हो। कई बार तो एक दिन में 100 केस आए, इस हद तक हुए। तो सिचुएशन ऐसी है। दूसरा, जिस तरीके का इकोसिस्टम होता है, मैं इसलिए बता दूं लोगों को कि लोग जैसे ही क्राइम हो जाता ना, ऐसे लगता है कि आज से पहले तो सो रहे थे, उनको तो बेसिक चीजें भी नहीं पता साइबर क्राइम की। एंड दैट इज अ वेरी फनी स्टेटमेंट दैट दे ऑलवेज मेक। और अभी भी होता है, मुझे कॉल आता है, सर वो 17 लाख निकल गए, 18 लाख निकल गए, 20 लाख निकल गए। आज सुबह हुआ, एक लड़की का कॉल आया, वो हाँ यूके की, उसका भाई है यूके में और वो इंडिया में उसके पैसे निकले। किसी न्यूज़ चैनल की है वो। हाँ मुझे याद है, जर्नलिस्ट ही है। तो सर वो तो अभी भी लाइन पे है, वो जो क्रिमिनल है ना वो तो ऑनलाइन है, वो तो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है अभी, वो तो उसको पकड़ लो जाके। और मुझे उसकी मासूमियत पे हंसी आती है। आप समझ रहे हो कि मतलब ये तो लोगों को बता देना चाहिए अब तक, कैसे नहीं। आप मैंने कहा चलो आप चलते हैं पकड़ने, मेरे संग चलो। मेवात के बाहर बैठा हुआ गांव में, खेत में, और जब तक हम पहुंचेंगे मैं बैठ के इंतजार करेगा हमारा। क्या पकड़िए, ऐसा होता है क्या? पकड़ लो क्या मतलब होता है? बोले तो वो उसका नंबर तो है। मैंने कहा उसका नंबर उड़ीसा के किसान के नाम पर है, उसका नंबर ही नहीं है वो। बैंक अकाउंट मैंने कहा सब्जी वाले के नाम पर, वेस्ट बंगाल के, उसका ना बैंक अकाउंट है, उसके नाम पे ना बैंक अकाउंट है, ना उसके नाम पे सिम है, ना उसका फोन है। तो कैसे पकड़ा? फोन चोरी का है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं ना। वो कौन है हमें ये भी नहीं पता। तो हमें सिर्फ एक लोकेशन मिल रही है, उसकी लोकेशन भी खुद की नहीं है, लोकेशन भी वो बदलता रहता है, हर दिन अलग अलग जगह जाता है। मतलब हम तो मैं सोच भी नहीं पकड़ूंगा सकते कैसे? ना वहाँ तक, जहाँ मतलब आप समझ रहे हो, से अब कैसे शुरू पकड़ लूं उसको? तो हाँ। पुलिस की लिमिटेशन देखिए। तो फिर हम पकड़ते कैसे? पकड़ते तो है ही हम सब। बहुत सारी कंप्लेन जब आ जाती है ना, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये क्रिमिनल कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि वो लोकेशन बदल रहे होंगे, पर एक दिन में ऐसे नहीं यहाँ से कलकत्ता चला जाएगा आदमी। वो बॉर्डर एरियाज पे होते हैं, तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली ऐसे घूमते रहेंगे। सो जो हॉटस्पॉट होंगे वो तो मथुरा के आसपास मिलेगा, या नू, भरतपुर, मेवात इसके आसपास मिलेगा, या जामताड़ा के आसपास, जो बॉर्डर एरियाज, औरंगाबाद के आसपास, जहाँ पर भी बॉर्डर होगा वहाँ हॉटस्पॉट बन जाएगा। क्रिमिनल को पता है कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट अफेयर है, तो आप इस स्टेट में क्राइम करते हो और यहाँ पर कंप्लेन होती है, और आप भाग के दूसरे स्टेट चले जाओ, तो आप सेफ हो। जब तक कि ये पुलिस इतना प्रोएक्टिव ना हो कि दूसरे स्टेट की पुलिस को इन्फॉर्म करे, फिर जाए, फिर तब तक आप तीसरे स्टेट में हो, फिर आप फिर चौथे स्टेट में हो, फिर आप वापस यहाँ का सिम बदल लिया आपने। आपका एक सिम आप 4 स्टेट में यूज कर सकते हो फॉर अ वीक और 2 वीक्स। हजारों लोगों को आप लूट सकते हो, और सिवा जाके सिम तोड़ के फेंको नया सिम। लेकिन हमें जो मिल रहा है वो है डेटा। जब हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते का डेटा मिलता है, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि यार ये खेल कहाँ से हो रहा है, ये वाले डिस्टिलर्स के केसेस कहाँ से हो रहे हैं, ये वाले केस। क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी में एक्सपर्ट कुछ ही लोग होते हैं, वो फिर आगे जाके ट्रेन द ट्रेनर वाला प्रोग्राम चलता है। उस हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि यार ये यहाँ से हो रहा है, फिर वहाँ पर लोग भेजे जाते हैं, तो जरा देखो यार ये कौन कौन सी बिल्डिंग से ऑपरेट हो रहा है। फिर वो देखते हैं साहब इस घर में BMW आ गई है, इसका घर बन रहा है, वो ऐसा, अच्छा, वो सब डेटा ले आता है। किताब चलो धप्पा करते हैं, फिर जाके धप्पा किया जाता है। जब धप्पा किया जाता है तो फिर उनके यहाँ सिम मिलते हैं, बैंक अकाउंट मिलते हैं, क्योंकि वो सारी उस बेस पर उनको अरेस्ट किया जाता है। पर हम उनको अरेस्ट कर भी लाएं और कोर्ट में ले गए, तो ये प्रूव नहीं कर पाते कि जो पिछला वाला क्राइम था वो इसी ने किया था, क्योंकि वो पिछले वाला तो सिम भी चला गया और अकाउंट भी चला गया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, पूरा ऑब्जर्व। पर हमें जो फायदा होता है कि हमें जो भी रिकवरी होती है उससे हम कुछ लोगों को तो हेल्प कर ही पाते हैं, तो पैसे वापस आते हैं बहुत लोगों के, लेकिन चांसेस 1% 2%। अच्छा एक बात बताएं, आईफोन सेफ होता है क्या? ऐसा बहुत कहते हैं आईफोन सेफ है, निश्चिंत रहो, रह सकते तो आप पास है तो सेफ ही होगा।
नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसी कोशिशें हुई हैं, कॉल आए हैं। सपोज मैंने कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, सामने वाला ये जानता है कि कौन से ऐप से क्या मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, और वो मुझसे कह रहा है ओटीपी, और मैं कहीं बिजी थी, ओटीपी देने ही वाली थी, बट देखा कि मैसेज में लिखा है प्लीज डोंट शेयर, यानी मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था। बट मैं ये हैरान थी कि सामने वाले को कैसे पता कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया है और ऑर्डर आने वाला है। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो पहली चीज तो आप चाहे आईफोन रख लें, चाहे एंड्रॉयड रख लें, चाहे आप बिना फोन के हो, क्राइम तो आपके संग हो ही जाएगा। देखिए, यही खेल समझने की कोशिश करना। जो पहले क्राइम होते थे वही क्राइम अभी भी हो रहे हैं। द ओनली थिंग इज नाउ यू आर मोर ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करते हैं आपसे। जहां इंसान रहेगा वहीं तो क्रिमिनल पहुंचेगा। कल आप मेटावर्स में घुस जाओगे तो क्रिमिनल वहां लूटेगा आपको, है ना। चांद पे पहुंच जाओगे तो वहां भी लूटोगे आप। आपकी लुटना नियति है। नहीं, हम कैसे सवाल ये नहीं लुटे, ये बताइए। हाँ, सवाल ये है कि आप इस बात पे ना भरोसा करें कि आईफोन है तो बचा लेगा और ये है तो कोई नहीं बचाएगा आपको। अच्छा, कोई डिवाइस या कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोसेस आपको यदि बचा पाता तो इतने बड़े बड़े लोग नहीं लुटते। पहला सवाल, क्योंकि मैंने आपको लाइन बोले थे कि जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए, सबके हाथ में आईफोन था, तो बचा लेता उन लोगों को। आईफोन बता देता चिल्ला के, नहीं बताया। अभी जो, क्योंकि जिनके गए 15 करोड़ 20 करोड़ 60 करोड़ की लिमिट है क्या, तो पहले तो मिथ हटा दीजिए। जो पेगासस मैलवेयर था, जो मिस कॉल पे आपका पूरा आईफोन हैक कर लेता था, एनएस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल ने बनाया था, वो पहले आईफोन के लिए बना था। उसके बाद 4 साल बेचा गया सारे आईफोन हैक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने एंड्रॉयड के लिए बना लिया। उन्होंने कहा आप गरीबों को भी लूटते हैं। तो पहले तो ये मिथ क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं है। जितने ओटीपी चुराने के तरीके मैं बताता हूँ पॉडकास्ट में, वो सारे आईफोन पे भी एप्लीकेबल हैं और एंड्रॉयड में भी। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं आईफोन को ब्लैटेंटली डिस्कार्ड नहीं कर रहा। कुछ चीजें हैं जो आईफोन जिनके लिए सेफर है, जैसे एपी के फ्रॉड, कि एक फाइल आई व्हाट्सएप पे, आपने क्लिक किया और वो आपका फोन हैक कर लिया उसने, और वो ओटीपी चले गए बाहर, पैसा चला गया, लूट गया। ये हरकत आईफोन पर नहीं हो पाएगी। आईफोन पर कोई भी एपीके फाइल तो होती है एंड्रॉयड के लिए, पर जो आईफोन के लिए भी इंस्टॉलेबल फाइल होती है आईओएस के लिए, वो भी इंस्टॉल नहीं हो सकती, क्योंकि आईफोन इज ए प्रोप्राइटरी ओएस। वो जब तक साइन नहीं करेगा ना, वो इंस्टॉल नहीं करने देगा। सो इट इज रिस्ट्रिक्टिंग सच काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। पर बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट होते हैं जहां पर क्रिमिनल को इस हद तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वो आपको अपने वाईफाई में ले आए, वहीं उड़ा लेगा। वो तो आप यूज करोगे, चाहे आईफोन में हो चाहे एंड्रॉयड में। हाँ, ये भी मेरा एक सवाल है। बहुत सारे आप क्रोम यूज करो तो क्रोम उड़ा लेगा। मतलब आपके फोन में जो 25 एप्लीकेशन है, या हो सकता 50 हो, वो हर एक एप्लीकेशन आपके लिए खतरे का द्वार है। वो एक रिस्क क्रिएट कर रहा है, बिकॉज मैं उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके फोन में घुस सकता हूँ। अब हर एक एप्लीकेशन अपनी सिक्योरिटी हर दिन चेक कर रहा है, और हर दिन कोई ना कोई नई कमजोरियां मिल रही हैं उसको। इसको बोलते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। 0 डे वल्नरेबिलिटी मतलब ऐसी कमजोरी जो आज तक फिक्स नहीं हुई, जो डेवलपर को पता ही नहीं है। तो डार्क वेब पर जब आप जाते हो तो हर एक एप्लीकेशन की बहुत सारी ऐसे 0 डे वल्नरेबिलिटी बिक रही होती है। 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ ऐसे एक वल्नरेबिलिटी। और वो वल्नरेबिलिटी 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक ही सस्टेन कर पाती है, क्योंकि उसके बाद वो फिक्स हो जाती है। जब तक फोन हैक होना शुरू होते हैं, डेवलपर को पता पड़ जाता है। फिर आप गूगल पे देखना, पैचेस निकलते हैं ना, गूगल क्रोम का पैच आया, एक फिक्स हो गई। तो यदि आज फिक्स हो गई तो इसका मतलब इससे पहले फिक्स नहीं थी। इससे पहले फिक्स नहीं थी तो लोग लूट रहे थे। आपने सोचा सिक्योरिटी पैचेस आते हैं ना, तो सिक्योरिटी पैचेस तब आते हैं जब ज्यादा लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एक सिक्योरिटी पैच आ जाता है। पर जब तक वो उसको नहीं पता, तब तक वो 0 डे है, और 0 डे है तो क्रिमिनल के हाथ में। तो पहले तो डिवाइस हो या, लेकिन अब इसमें भी 2 तरह की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। एक वो जो 0 क्लिक होती है। 0 क्लिक का मतलब मुझे आपसे कोई एक्शन कराना ही नहीं है। मैं मिस कॉल दूंगा और फोन हैक, मैं QR कोड स्कैन कराऊंगा और फोन हैक। मतलब आपसे शायद मैं बहुत ज्यादा इंट्रूसिव एक्शन नहीं करवाऊंगा। ये बहुत महंगी होती है वल्नरेबिलिटी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे भी होती है मिस्ड कॉल से। हाँ, पेगासस तो मिस कॉल से इंस्टॉल होता था। पेगासस सिर्फ आपको मिस कॉल आती कहाँ थी? नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मिस कॉल आती थी और पूरा आईफोन हैक होता था। अब आईफोन आपको कैसे दिया गया? 3 गुना दाम लेंगे, लेकिन बहुत सिक्योरिटी है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, और ये है और वो है, और कोई भी इसको देख नहीं सकता, क्रैक नहीं कर सकता। ये कहानी सुनाएगी। व्हाट्सएप आपको दिया गया एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, नो गवर्नमेंट कैन स्नूप इनटू इट, एंड ब्ला एंड सब कुछ बोला गया।
अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पे मिस कॉल आती है और ये हैक हो जाता है। काय की सिक्योरिटी 2019 में ही तो हुआ। हाँ। तो ऐसा लेकिन सिर्फ तब होगा जब आप के बहुत बड़े दुश्मन होंगे। देखिए हमारी सिक्योरिटी तब तक हम सिक्योर हैं जब तक हमारा कोई दुश्मन नहीं। यदि कोई दुश्मन ने कसम ही खा ली कि बर्बाद करना है तो वो किसी भी हद तक जाएगी, क्योंकि वो तो ऑप्शंस रहे ही। पर हमारी चिंता अभी उन लोगों से बचने की नहीं है, क्योंकि 90% 99% लोगों के ऐसे दुश्मन नहीं है कि जो उनके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ भी खर्चा कर दें। अभी हमारी जरूरत है उन लोगों से बचने की जो हमारी ही गलतियों से हमें लूट रहे हैं। जामताड़ा स्टाइल, मेवात वाले गैंग, ये कोई हैकर थोड़े ना है, इनमें से कोई हैकर नहीं है, ये सब बच्चे हैं, 17 18 19 साल के बच्चे हैं जो हमें लूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेवकूफ़ी कोई की होती है। हमें उससे बचना है। सो दोनों चीज़ें अलग अलग है। हम कई बार साइबर सिक्योरिटी को मिक्स कर देते हैं और हमें लगता है कि सर मेरा फ़ोन हैक हो गया। मैं कहता नहीं हैक है। अरे नहीं हैक हुआ है। मैंने कहा मैं बिना चेक किए बोल रहा हूँ नहीं हैक है, क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं दिख रही कि वो फोन कोई हैक करने के लिए खर्चा करेगा। आप समझ रहे हो मेरे लिए सिचुएशन ये है कि भाई हैक करने के लिए खर्चा करना पड़ता है ना यार। तो ऐसे नहीं फोन हैक करने के लिए लोग घूम रहे हैं बाजार में। हाँ, लेकिन आपके फोन के कुछ फीचर होते हैं जो मिसयूज होके आपको परेशान किया जा सकता है। जैसे कि आपके फोन में एक ईमेल है, जीमेल जो हमने डाल रखा है। अब फोन को आपने फेस से भी खुलेगा, बायोमेट्रिक भी है, पिन भी है और कीपैड सब कुछ है। और उसका जो जीमेल है वो आपने लैपटॉप पे भी लॉगिन कर दिया है, टैबलेट में भी कर दिया है, एक पुराने फ़ोन में भी है जो ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, आपके ऑफिस के पीसी में भी हो सकता है। और वो जो दूसरे जीमेल का एक्सेस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूंगा। सिर्फ उस जीमेल से मैं आपके फ़ोन का सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। आपकी पुरानी लोकेशन 15-20 साल की, कहाँ गए, कहाँ रुके, किससे मिले, कितनी देर थे, सब निकल आएगा। सेकेंड, कैसे? गूगल डैशबोर्ड देता है डेटा। आप सब लिखिए गूगल डैशबोर्ड और जीमेल यदि लॉग्ड इन है तो आप देख लोगे, ईजी है। दूसरा, मैं आपके फ़ोन में कब कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, क्या किया किस एप्लीकेशन से, फ़ोन में आपने किस सेकंड में क्या कर रहे थे, 20 साल का बता रहा हूँ, आज का नहीं, वो सब निकल आएगा। फिर आपके 20 साल में तो बहुत सारे फ़ोन चेंज हुए। हाँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा तो जीमेल के पास सिंक्रोनाइज है ना। ईमेल आपने दी एक ही यूज़ किया है तो उसके पास होगा। हाँ, आपने ईमेल बदला होगा तो फिर 2 ईमेल चाहिए मुझे। लेकिन गूगल बहुत शाना है। गूगल को भी पता पड़ जाता है कि दोनों ईमेल इसी के हैं। तो उसके अलावा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं, आपके चैट्स भी मिल सकती हैं, आपके ईमेल्स भी तो पढ़ ही लूँगा मैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाल लूँगा, मतलब आपके यूट्यूब पे क्या देखा, कब देखा, कितनी बार देखा, कौन सी चीज़ बार बार देखी, ये सब मिल जाता। मैं आपके फ़ोन में रिमोटली कुछ इंस्टॉल भी कर सकता हूँ बिना फ़ोन टच किए। तो जो जीमेल लॉग्ड इन है वहाँ पर आप प्ले स्टोर खोलिए और दी सेम जीमेल आपके एंड्रॉयड फ़ोन में और लैपटॉप में है, तो मैं वहाँ पर प्ले स्टोर खोलेंगे तो ऊपर ऑप्शन आता है कि आपको फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वॉच में करनी है, टैबलेट में करनी है, पीसी में कहाँ करनी है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वहाँ कर लोगे तो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाएगी, जबकि मैंने इंस्टॉल कहाँ से किया, लैपटॉप से, बिकॉज आपका जीमेल वहाँ लॉग्ड इन था। तो ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो हाँ एग्जैक्टली देखा। मुझे बताना ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि देखिए हैक कैसे होता है। बाकी तो लोग सब इतने इंटेलिजेंट है। आप कि मैं फ्यूचर ओटीपीज भी निकाल सकता हूँ। फ्यूचर ओटीपी वो तो 10 मिनट के लिए होते हैं ना? नहीं, 10 सेकंड के मतलब कुछ सेकंड्स के लिए होता है, 30 सेकंड, 1 मिनट, कुछ मिनट्स। तो गूगल का एक फीचर है, अब फेसबुक में भी है, उसको बोलते हैं बैकअप कोड्स। आप गूगल के सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, तो वहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप देखेंगे तो ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये ईमेल बेस्ड, डिवाइस बेस्ड करके ऑप्शंस होंगे। लास्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा गूगल बैकअप कोड्स। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप 10 ओटीपी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी 10 ओटीपी, और ये ओटीपी आप कभी भी यूज कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए अपने जीमेल में। पर एक ओटीपी एक ही बार चलेगा ऑफ कोर्स, फिर दूसरा चलेगा, 10 टाइम्स यू कैन यूज इट। तो इसको मैं फ्यूचर ओटीपी बोलता हूँ क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड किया और यूज तो मैं कभी भी कर लूंगा फ्यूचर में। करेक्ट, सेम फीचर नाउ फेसबुक स्टार्ट्स गिविंग। फेसबुक ने भी दे दिया है कि आप 10 ओटीपी उड़ा सकते हो पहले से। तो आपने कई बार फेसबुक लॉगिन करके भूल गए, करते ना लोग गलतियां, जीमेल लॉगिन कर, अब वो तो कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, उसी से तो सारी कुंडली कंट्रोल है आपकी। हम ऐसी गलतियां करके फंसते हैं, एंड आई डोंट कॉल देम हैकिंग,
these are the features, but we are ignorant, we don't know the basic sanity, cyber safe sanity. जो कहते हैं जो कि इतना तो मत करो यार. यहाँ पर सेक्टर 110 में जेरोक्स कराने जाते हैं लोग. हाँ. एक बार मैं गया तो वो जेरोक्स वाला, हाँ भाई अपना ईमेल आईडी बताइए, पासवर्ड बताइए, ये वाला निकालना ईमेल का. ऐसे तो पासवर्ड दे रहे हैं लोग. तो क्या करें? और ये password किस change चीज का कैसे पासवर्ड है? जीमेल का. अब सोचिए क्या नहीं कर लेगा वो. आपने जीमेल उसको लॉगिन करा दिया, करें? आपकी सारी लोकेशन, कल को डराना शुरू कर देगा लड़कियों को. कल के दिन वो फोटो चली गई सारी उसके पास, आपकी यूट्यूब वॉच हिस्ट्री चली गई, बैंक अकाउंट चले गए, और तो और आपके फ़ोन में एप्लीकेशन भी जा सकती है. और लोग ऐसे दे रहे थे. इतनी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है आपको पता है? और लोग कहेंगे मैंने सर कुछ नहीं किया, कोई गलती नहीं की, पता नहीं क्या. फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो पता पड़ता है ये था. बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में मेरा फोन चल रहा है, क्या कहाँ कैसे कब हुआ है. अच्छा, अभी तक की बातचीत डराने वाली भी है, और ऐसा लग रहा है कि ये आम लोगों से ज्यादा हैकर्स के लिए आप टिप्स बता रहे हैं. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. आम लोग क्या करें? व्हाट्सएप हैक ना हो, FB हैक ना हो, इंस्टा हैक ना हो, हमारा बैंक अकाउंट बना रहे, बैलेंस बना रहे, हम क्या करें? देखिए सबसे पहले तो ये दिमाग में मत रहना, डरना नहीं है. मेरे वीडियो को सुनने के बाद यदि आदमी डर गया तो मैं फेल हो गया. मैं तो मुझे निडर बनाना है. अब मैं निडर बना के जाऊंगा. पहली चीज, आपके अकाउंट से पैसे कभी अपने आप नहीं निकलेंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि उड़ के इनके अकाउंट में चले गए सामने वाले की और बातों में आपने नहीं कुछ किया ही नहीं. अभी आपसे पता है, इस पॉडकास्ट से पहले मेरे एक कुलीग हैं, वो ये कह रहे थे, रचना ये जरूर पूछना कि कैसे कपल्स उन बातों में आ जाते हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग होते हैं. वो कह रहे थे शायद हिप्नोटाइज कर लेते हैं. नहीं, आप बता रहे हैं कि नहीं, वो कहानी आप बना आपको देते हैं. बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे आ जाते हैं. अभी आप भी आ जाएंगे, 2 मिनट रुकिए आप. देखिए ये इंसान ऐसा ही है. खेल कैसे शुरू होता है? आपने वो जो अभी कपल लुटा है, या जो इससे पहले 17 करोड़. HDFC के बड़े सीनियर बैंक ऑफिसर के 22 करोड़ गए थे, या जो भी आपने देखे केसेस, उनसे बात करिए एक बार, फिर आपको समझ जाएगा क्या हुआ खेल. जो मेरे पास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का केस है, इसमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में लुटे वो. अभी एक IG साहब हैं जो पंजाब में, जिन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम में लुटे थे. तो ये बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते आप. ये दुनिया को हिप्नोटाइज कर लेंगे, मतलब ऐसे वाले लोग हैं, बिकॉज ये मैच्योर लोग हैं. आपको एक कॉल आता है, IVR कॉल. IVR कॉल आप समझे? प्री रिकॉर्डेड कॉल जो होता है, जिसमें एक लड़की की आवाज़ आती है कि आपका एक कुरियर वापस आ गया है, और 9 दबाइए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए. अब आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, आपको लगता है हो सकता है कुछ वापस आ गया हो, तो आपने 9 दबा दिया. जैसे आपने 9 दबाया, आपने आधी लड़ाई हार गया उसी समय. अब देखिए कैसे खेल होगा. आपने 9 दबाया, कॉल सेंटर पे कॉल उठेगा, आप कॉल दबाया आपने, तो आपको हेलो सर, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, वहां से आवाज आएगी, सर वो मेरा कोई कुरियर वापस आ गया. आपके दिमाग में ये चीज डाल दी गई कि आपका कोई कुरियर वापस आया है. आपने बोला है, उसने नहीं बोला. हाँ. वो एक IVR कॉल के थ्रू आपके दिमाग में सीड इन कर दिया. हाँ. जैसे आपने मान लिया कि आपका कुरियर है, आप आधी लड़ाई हार चुके हो. हाँ. जबकि ऐसा कोई कुरियर कभी था ही नहीं. हाँ. अच्छा आपका कुरियर कौन सा कुरियर, एड्रेस बताइए, आपका पैन कार्ड या नंबर आप ही का. हाँ सर आपका कुरियर आया, राइट आपका कुरियर वापस आया. अच्छा क्या है? अरे सर पर इस कुरियर में तो FIR हो रखी है. FIR? हाँ सर इसमें तो ड्रग मिली है, इसमें तो करेंसी मिली है, इसमें तो पासपोर्ट मिले जाली, इसमें तो NCB भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें तो CBI भी पीछे पड़ी है, इसमें तो मुंबई क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेट कर रही है. सर ये तो FIR है इसके खिलाफ. अरे नहीं ये मेरा कुरियर नहीं हो सकता. मेरा कैसे होगा, मैं तो कुछ ऐसा बेचता नहीं. मेरा सर आपने अभी बोला आप ही का है. अरे मैं कब बोला मेरा नहीं है सर. अरे सर आपकी डिटेल मैच कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं. अरे सर मेरा है नहीं, मैंने कभी भेजते. अब बहस शुरू हुई. तो सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपका कुरियर नहीं है. अरे नहीं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जब का है नहीं तो बात खत्म हो गई. हाँ बिल्कुल, मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ. अभी आप 2 मिनट में उनको साफ साफ बता दिएगा आपका कुरियर नहीं है, बात खत्म. हाँ कर दो, मैं किसी को भी बता दूंगा. फिर फंस गया. अब ये मुंबई, अब आपको नहीं पता कि जो हेल्प करने के लिए बोल रहा है उसी गैंग का मेंबर है. लेकिन एक साइकोलॉजी दिमाग से कैसे खेली जाएगी कि 10 लोग आ जाएंगे पिक्चर में, और आपको कैसे लगेगा ये 10 लोग झूठ थोड़ा हो सकते हैं. हाँ. कोई एक बंदा थोड़ा लूट रहा है आपको. और हर बंदे का कैरेक्टर अलग है, हर बंदे की बात करने का लहजा अलग है, प्रोफेशनल है. यदि लॉयर आएगा पिक्चर में तो लॉयर की तरह ही बात करेगा, पुलिस वाला तो पुलिस वाले की तरह ही बात करेगा. दे आर सो वेल ट्रेन्ड. तो कहता हूँ इल्यूजन सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होता है. अब वो पुलिस वाले से कनेक्ट कराएगा तो पुलिस वाले कहेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है. सर वो मेरा एक कुरियर है जो वापस आ गया, पर मेरा नहीं है सर वो कुरियर, पर मेरे नाम से शायद भेजा गया. सर मैं मुझे गलती से फंसा. आप कंफ्यूज. अरे साहब बात करो. अब उसकी टोन रफ हो गई. जब आपका कुरियर नहीं है तो फिर आप क्यों, 1 मिनट रुकिए, एक लिंक भेज रहा हूं क्लिक कीजिए. आपने लिंक क्लिक किया,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी, आप एकदम घबरा जाओगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सब दिख रहे हैं। नाम ढूंढिए इसमें अपना, आप नाम ढूंढोगे, कुछ निकला तो एक फाइल दिख जाएगी उसमें, एक डाउनलोड कीजिए उसको, आप डाउनलोड करोगे, क्या है ये, सर ये तो अरेस्ट वारंट है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप देखोगे आप भी की फोटो, आपका आधार, आपका एड्रेस, अरेस्ट वारंट पूरा, और आपने खुद डाउनलोड किया है, उसने भेजा नहीं आपको। अब कहानी देखो, अब कैसे नहीं मानेगा आदमी, सर ये अरेस्ट वारंट, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों निकला, आप पहले तो बताइए खुले कैसे घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए, आप ऐसे नहीं घूम सकते कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं पुलिस वाले को, पुलिस भेजता हूँ मैं अभी, कहाँ, पहले तो आप जेल जाओ। अब आप कहाँ पर, आप बेचारा आदमी 60-70 साल का, जिंदगी में उसने कभी पुलिस थाने का गेट नहीं देखा, कहाँ पे जाता है, वो घबरा जाता है। तो सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, प्लीज सर मुझे बचा लो सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सर, अब यहाँ आ जाते हो आप। और ये सरकारी नौकरी वाला हुआ तो और बेचारा घबरा जाता है, मैं तो सर निकाल देंगे और ये कर देंगे, अच्छा ठीक है हम आपकी मदद करते हैं, रुकिए आप शरीफ आदमी लग रहे हैं, क्या एज है आपकी, ये देखिए सर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या आप फिजिकली अरेस्ट हो जाइए, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, डिजिटल, जबकि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो जानता है कि आप डिजिटली ही सेलेक्ट करोगे, फिजिकली तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो फर्जी पुलिस वाला है। डिजिटली आपने कहा सर ऐसा कीजिए प्लीज, अभी डिजिटली कर लीजिए सर, अभी प्लीज डिजिटली, आप गिड़गिड़ा रहे हो उसके सामने कि आप मुझे डिजिटली अरेस्ट कर लो, वो नहीं कर रहा है आपको। तो ठीक है, अब ठीक है मान लेते, रुकिए 2 मिनट, हेल्प करते हैं आपकी, डिजिटली अरेस्ट करते हैं आपको, वो स्काइप का लिंक भेजेगा आपको। स्काइप क्यों भेजेगा, क्योंकि यदि वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेगा या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो गूगल वाला या दूसरा, तो वो 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्काइप इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी वीडियो कॉल सस्टेन कर सकते हो, इसलिए वो स्काइप इंस्टॉल कराता है। जब स्काइप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको मुंबई क्राइम ब्रांच के लोगों से एक वीडियो कॉल आता है, आप एक्सेप्ट करते हो, सामने थाना दिखता है, एक बंदे को मारा जा रहा है, हथकड़ियाँ लगी हैं, गन, गांधी जी की और प्रेसिडेंट की फोटो भी है, और ड्रेस में 3 स्टार में एक बंदा बैठा हो, फिर वो ग्रिल करना आपको शुरू करता है, नाउ यू आर डिजिटली अरेस्टेड। किसी को नहीं बताएंगे आप कि आप डिजिटली अरेस्टेड है, आपने बताया और आपको 20 साल की जेल। आपके बेटे का नाम यही है ना, हाँ, उसको भी नहीं बताएंगे वरना उसको भी अंदर कर देंगे। अब आप किसी को नहीं बताते, बच्चे को तो और प्रोटेक्ट, बच्चा फोन कर रहा है आपको, आप कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फोन काटो पहले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घबरा के ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको गलती से भी आपके समझ में आ गया कि आप परेशान हो तो वो भी फंसेगा। उसकी मानसिकता समझिए वो कितना डरा हुआ होता है बेचारा। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जहां पर वो डिजिटली अरेस्टेड थे, इन्वेस्टिगेशन में जब आए, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कांप जाओगे। लोग ऐसे कांप रहे होते हैं और बेचारे खाना खाते समय ऐसे कर रहे होते हैं कि वो 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, 3 महीने डिजिटली अरेस्टेड रहे। सोचिए आप एक दिन नहीं इस सिचुएशन में रह सकते हो, वो बेचारा इस एज में 113 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था। तो जानबूझकर वो बुजुर्ग लोग या फिर जो भोले भाले लोग हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप अपना ब्रेन चर्निंग नहीं करोगे, एनालिटिक सिचुएशन में जाते नहीं हो। और उसके बाद वो कहेगा कि पैसा पहले इस अकाउंट में ट्रांसफर करो, सारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जब तक इस पर जांच चलेगी आप कुछ किसी को बताएंगे नहीं। जब आपने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया फिर कहते हैं भाई इसमें तो 45 लाख की पेनल्टी लग गई है आप पे। अच्छा, पर मेरे पास तो है नहीं सर। हाँ तो लोन लेके आओ। तो आप बैंक में जाते हो, आप लोन लेते हो और फिर पैसा ट्रांसफर करते हो। फिर कहते हो साहब नहीं इसमें अभी 1.25 करोड़ का और लगेगा। सर वो तो है नहीं, तो ज़मीन बेचो अपनी। लोग ज़मीन बेचते हैं और उसके बाद फिर पैसे देते हैं। जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, 21 बार वो लोग बैंक गए हैं इस पीरियड में, 21 टाइम्स। जो बंदा 113 दिन अरेस्टेड था उसने अपना ज़मीन जायदाद सब बेचा है, मतलब सब कुछ बेच दिया था, तब जाके रिवील हुआ कि ये तो ऐसा। तो इसको हम बड़े आराम से बोल देना कि नहीं हिप्नोटाइज कर लेते वाली कहानी तो नहीं। बचने के लिए क्या करें, किसी की बातों में ना आए। बचना तो देखिए इतना सिंपल था। बचना तो इतना सिंपल है कि एक वीडियो आया मेरे पास जिसमें एक लड़की को वही डिजिटली अरेस्ट करके डरा रहे थे लोग, और फिर पुलिस वाला गुस्से में बोलता है कि मैं बस आ रहा हूँ अरेस्ट करने। अच्छा तुम डिजिटली अरेस्ट नहीं हो रहे ना, फिजिकली अरेस्ट करने आ रहा हूँ, मैं बस निकल पड़ा हूँ, अभी अरेस्ट करने आ रहा हूँ। सायरन बज रहा है और गाड़ी की आवाजें आ रही हैं उस बच्ची के फोन में। तो लड़की ने बोला अच्छा निकल पड़े हो, हाँ तो किस रास्ते से आ रहा हो? बोले वो फलाने चौराहे से आ रहा हूँ। अच्छा उस चौराहे से आ रहा हूँ, हाँ तो राइट साइड में मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। वो फुस हो गया। आई सॉ दैट वीडियो, आई थी स्टोरी। अब आप देखिए सेम अटैक वेक्टर, सेम तरीका, मजाक में उड़ा दिया। बट आज की जनरेशन सेम तरीका, 22 करोड़ गए। यही तरीका है ना, कोई अंतर तो है नहीं।
तो बचना कैसे, क्या मतलब है? आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, डर और लालच, बस। दुनिया में चाहे, और मैं इसीलिए निडर बनाने आया था, यार डराने नहीं आया हूं। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि मैं आपको 4 सेटिंग बता दूं फोन की, उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है इस दुनिया में। बट पासवर्ड तो चेंज करते वो रहे तो मैं बार-बार। बता ही दूं, अरे वो तो और पता ही है सबको, applications। ऐसी चीजें क्या बताना। देखिए, मैं यहाँ कोई बोरिंग चीज, पासवर्ड बदल लेना, ओटीपी मत देना, किसी की लिंक क्लिक बातों मत में करना। बताना। अच्छा, लिंक ना करें, जिए ना छोड़ दें। दिन में 25 लिंक आती हैं, करनी पड़ती है लिंक क्लिक। तो ये मैं क्या क्यों बोलूंगा? मैं कहूंगा लिंक क्लिक करो भाई, सारी लिंक क्लिक करो, सब कुछ करना। क्या नहीं करना है से ज्यादा जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूं उसका कंसीक्वेंस पता होना। दैट्स इट। एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा, मोबी आर्मर करके एक ऐप है, armor.mobi वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। ये प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसमें 6 फीचर्स हैं ऐसे जो आप प्रोएक्टिवली किसी चीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड स्कैन करना ही है आपने, क्यों? क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करना है आपने, फ्री का कोई वाईफाई है और आपको करना ही है कनेक्ट। अब वो गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि QR कोड हम बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज है QR कोड, होटल का मेन्यू कार्ड QR कोड, बोर्डिंग पास QR कोड, बिल QR कोड, शादी का कार्ड QR, बर्थडे का कार्ड QR कोड, एडवर्टीजमेंट तो QR कोड है, पेटीएम तो है QR। सो QR कोड से हम घिरे हुए हैं। एक गलत QR कोड आपने स्कैन किया और रिस्क आ जाएगा। तो आप मोबी आर्मर के थ्रू QR कोड स्कैन करके, जिस पे आपको डाउट है, चेक कर सकते हैं कि सेफ है या अनसेफ। दूसरा तरीका होता है लिंक बेस्ड फ्रॉड। क्या आपको एक लिंक आ गया, RTO का चालान है आपका, पे करिए नहीं तो गाड़ी उठा लेंगे, ऐसा कुछ भी धरा के, तो आपने वो लिंक क्लिक किया और पे कर दिया, पता पड़ा फर्जी था। मेरे पास भी आया था सुबह सुबह ही आता है जब गाड़ी लेकर निकलना है कि बस रास्ते में पुलिस खड़ी हुई है पकड़ने के लिए आपको, या आप खुद गूगल करके लिंक ढूंढ लेते हो। आपने गूगल किया कि मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, सिंगापुर में क्रूज बुक करना है, आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ में, अयोध्या में आश्रम बुक करना है, कुंभ में टेंट बुक करना है। लोग लुटे हैं। गूगल पे जो लिंक आया उसी पे पेमेंट कर दिया, लुट गए, क्योंकि वो तो फर्जी था। लेमन ट्री से लेकर मैरियट होटल तक सबके फर्जी लिंक बने होते हैं। हम टेक डाउन कराते रहते हैं, फिर नए नए बन जाते हैं। फ्लिपकार्ट के भी बनते हैं, अमेज़न के भी बनता है। त्योहारों के टाइम पे आप देखना होगा। तो सबसे पहले कोई भी लिंक जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, एक बार स्कैन कर लें मोबी आर्मर से। जैसे आप स्कैन करेंगे बता देगा कि अरे यार ये तो फर्जी लिंक है, ये तो क्लोन्ड है, ये तो चाइना में होस्टेड है, ये तो टर्की में होस्टेड है, तो ईरान में होस्टेड है, ये तो 2 दिन पुराना है, ये तो 4 दिन पुराना है। इट विल गिव यू सफिशिएंट रीजन एंड विद क्लियर गाइडलाइन कि इस पर पैसा मत ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। तीसरा जो तरीका है ऐप, कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल कर ली या आपकी फैमिली में किसी ने कर ली और आप लुट गए, तो मोबी आर्मर आपके फोन की सारी ऐप स्कैन करके बताता है कि ये सेफ है या अनसेफ है। ये तो एक्सट्रीमली अनसेफ है, इनको तो तुरंत हटाओ। अच्छा। क्योंकि ये लोन ऐप्स टाइप की है, या कुछ ऐसी ऐप होती है ना जो स्क्रीन शेयर कर देती हैं, क्विक व्यू या टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क करके, तो वैसी कोई ऐप होगी तो उसको वार्निंग दे देगा कि मत करिए इंस्टॉल। सो बेसिकली आप ऐप, लिंक या QR कोड 3 से कॉन्शियसली बचे रहे तो आप बच गए। चौथा तरीका होता है वाईफाई। तो आप कोई पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करें तो मोबी आर्मर के थ्रू स्कैन करके देख सकते हैं कि ये सेफ है या अनसेफ है। और यदि किसी ने उसको हैक कर रखा है तो बता देगा कि इसने हैक कर रखा है और ये हैकर का IP एड्रेस है, तो आप उसको पकड़वा भी सकते हैं। सो दिस इज वन वे टू प्रोटेक्ट यू। बाकी आपके हर चीज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि पासवर्ड मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं सेफ हूं, तो फिर तो आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा। पासवर्ड के बियॉन्ड भी एक फैक्टर होना चाहिए जिससे आप उस अकाउंट को ऑथेंटिकेट करें। जैसे कि आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? नहीं है, मतलब आपके चेहरे पे दिखा है ये होना तो चाहिए। ये मान के चलिए कि आपका व्हाट्सएप हैक्ड है। अब यहाँ से निकलते साथ ही कोई मेरे से कहे कि इनका जरा मैं करके दिखा दूंगा क्योंकि 12 तरीके हैं OTP चुराने के। तो क्या करें कि व्हाट्सएप हैक ना हो। क्योंकि मुझे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फोन आया रात में 11 बजे, अमित जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। मैंने कहा अच्छा, अब तो 6 दिन लगेंगे रिकवरी में, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि 6 दिन लेता है। बोले नहीं यार, उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीचेस हैं और समझो मुझे 6 बजे सुबह देनी है, बहुत प्रेशर है। तो मैंने कहा सर अब CM साहब के नाम पे बिल मत फाड़ो, मुझे पता है क्या उसके अंदर कोशिश करते हैं, रात भर लगे रहे हम। 3-3:30 बजे रात को किसी तरह वो रिकवर हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि व्हाट्सएप हैक होता है ना तो लोग का बस हार्ट अटैक ही आता है
यार ऐसे मत करो यार, प्लीज रिकवर कराओ, ऐसा हाँ। होता है सिचुएशन। तो ये सेटिंग जरूर कर लें। हम्म, व्हाट्सएप की सेटिंग में Facebook- जाएं, हम्म, पहले व्हाट्सएप बचाते हैं ना, हाँ, फेसबुक उसके बाद हाँ, बचाएंगे। पहले व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं, वहां पे अकाउंट्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, हाँ, उसको क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ओके, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। हम्म, वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। वो कोई ऐसा कोड होना चाहिए जो किसी को नहीं पता है, हाँ, सिर्फ आपको पता है। यूनिक कोई नंबर। हाँ मतलब यूनिक तो 1 2 3 4 5 6 भी यूनिक है, यदि मुझे नहीं पता तो। सो एनी नंबर विच यू डोंट शेयर विद एनीबॉडी एल्स, ठीक। इट कैन बी एनीथिंग, सिंपल कॉम्प्लेक्स से मतलब नहीं है मुझे, पर आपने किसी को बताना नहीं है, फिर आप सेफ हैं। फिर चाहे आपका फोन चोरी हो जाए, चाहे आपका ओटीपी निकल जाए, आपका व्हाट्सएप कोई नहीं देख पाएगा, व्हाट्सएप सेफ हो गया। इतनी सी सेटिंग है, कर लीजिए, उसमें है। आते हैं फेसबुक पर। फेसबुक की संग प्रॉब्लम आती है, किसी ने फेसबुक क्लोन कर लिया, आपकी प्रोफाइल पिक्चर निकाली, नया फेसबुक बनाया, लोगों को, आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको लगा कि इनका पिछला वाला भर गया, अब नया वाला कर रहे हैं, एंड देन उसको लूटा, पैसे मांगे या लिंक क्लिक करा के उनका फोन हैक कर लिया, व्हाटएवर। 2 सेटिंग करनी है और आपका फेसबुक कभी कोई क्लोन नहीं करेगा, नेवर, यू आर सेफ। फेसबुक कोई क्लोन करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों को लूटना चाहता है। उसको कैसे पता है आपके दोस्त कौन कौन है? फ्रेंड्स में जाके। क्योंकि उसको दिख रहे हैं सामने। हाँ। तो क्या करें? उसको प्राइवेट कर दें, अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्राइवेट कर दो। अपनी सेटिंग्स में जाओ, प्रिवेसी के अंदर ऑप्शन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, उसमें 4-5 ऑप्शन आएंगे, पूरी दुनिया देख ले, सिर्फ मैं देखूं, सिर्फ मेरे दोस्त देखें, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब लोग देख लें, ऐसे आएगा। हाँ। उसमें सिर्फ ओनली मी वाला ऑप्शन Only सेलेक्ट me. कर लें, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपके दोस्त कौन, तो आप 80% सेफ हो गए। क्योंकि कोई फायदा नहीं है उससे, आपके दोस्त यदि मैं देख रहा हूं तो उससे यू वोंट गेट एनी बेनिफिट, राइट? अननेसेसरी आप एक्सपोजर दे रहे हो। दूसरी जो सेटिंग है वो है आपके पोस्ट। अब फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल दोनों अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। फेसबुक प्रोफाइल मेनली यूज टू गेट कनेक्टेड विद क्लोज लूप पीपल, फ्रेंड्स के बीच में। और पेज आप इस्तेमाल करते हो तो क्योंकि आपका कोई टैलेंट है जो आप एक्सपोज कर रहे हो और पब्लिक उसको पसंद कर रही है, लाइक कर रही है, राइट? आप इसको, वो प्रोफाइल को वो मत बनाओ कि हर आदमी आपके प्रोफाइल से जुड़ जाए। डोंट डू दैट। सो आपकी जो पोस्ट की विजिबिलिटी है वो सिर्फ दोस्तों तक होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल पिक्चर्स भी हो सकती हैं, इसमें आपके घर की पिक्चर भी हो सकती है, इसमें बच्चों की पिक्चर भी हो सकती है। हाँ। जो कल के दिन रिस्क हो जाएगा, है ना? अमिताभ बच्चन भी अपने बेडरूम की पिक्चर कभी नहीं डालते हैं। आपने ये ध्यान देना है कि जब आपकी पोस्ट आप डालो, यदि वो पोस्ट पब्लिक हो गई, हाँ। तो उसको जो लाइक करेगा ना, वो तो आपके दोस्त है। तो क्रिमिनल समझ जाएगा ये 100 लोग जिन्होंने लाइक किया आपके दोस्त हैं। तो आपने क्या किया? पोस्ट की विजिबिलिटी, हु कैन सी माई फ्यूचर पोस्ट, ओनली फ्रेंड्स, तो सेफ हो गए। यदि 2 सेटिंग कर लो, कोई क्रिमिनल कभी आपके फेसबुक को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इनको हटाओ साइड में, बाकियों को लूटते। द मोमेंट यू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, यू आर सेफ। बट आपने खोल के दरवाजा आइए लूटिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो फेसबुक सेफ हो गया, व्हाट्सएप सेफ हो गया। यदि कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम आपका हैक हो भी जाए, तो पुलिस के पास नहीं जाना है, सिंपल सा facebook.com/hacked एक लिंक है, facebook.com/hacked क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो देते जाएं, एक ईमेल पर आपका रिकवरी लिंक आ जाएगा, आप रिकवरी कर लें। सेम विद इंस्टाग्राम, instagram.com/hacked HACKED, आप इंस्टाग्राम रिकवर कर सकते हैं। मान लो व्हाट्सएप ही हैक हो गया, तो support@whatsapp.com इस पे एक ईमेल लिख दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, ऐसा ऐसा। नॉर्मली 6 दिन लगते हैं, या तो मेरे पास आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ पर मेरे से भी कुछ नहीं होगी, जो पॉलिसी उनकी तो पॉलिसी है, अनलेस अनटिल कि वी हैव सम हाई प्रोफाइल पर्सन जिसको इन ल्यू ऑफ दैट मैं पुश कर सकूं कि यार ये तो इनका तो कराई दो, तो जज साहब है, ये तो हाई कोर्ट के जज, तो शायद हो जाए। बट होता क्या है कि व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है कि जब पहली बार उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगता है तो 6 दिन तक रीसेट नहीं कर सकते आप। तो यदि आपके में ऑलरेडी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है और हैक हो जाता है, तो क्रिमिनल उस पर 2 फैक्टर डाल देता है, और इसलिए वो 6 दिन लेता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 2 फैक्टर लगाया उसमें। तो तीनों सेफ हो गए। हाँ। अच्छा, यहाँ आने से पहले जो मेरे कुछ कोलीग्स हैं और वो बॉयज़ थे,
हालांकि थोड़ा अटपटा सा सवाल है, आखिरी सवाल मेरा ये है। हाँ। वो ये कहना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि हमारी गर्लफ्रेंड किससे बात कर रही है, कहाँ हाँ। जा रही है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये जरूर पूछना। हाँ। अब मैं उन लड़कों को भी छोड़ दूं तो मैं उन फीमेल्स के बारे में जानना चाहूंगी जो पत्नियां ये जानना चाहती हैं कि उनके पति किससे बात कर रहे हैं या कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कब कब झूठ बोल रहे हैं। इसकी कोई सेटिंग है? तो आप जब क्वेश्चन सवाल पूछ रहे थे तो आपने यही बोल ही नहीं देना चाहिए था कि सर मैं एक इलीगल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। पहले तो जेन्युइन सवाल, घर पहले तो मैं बचाने वाला। सबको बता दूं कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, हाँ। क्योंकि प्रिवेसी इज अवर फंडामेंटल राइट। संविधान ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए ना, हाँ। जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसमें है ये वोट का अधिकार, उसमें है ये प्रिवेसी। हाँ। हमारा फंडामेंटल राइट है। पति पत्नी में क्या प्रिवेसी है ना, इसलिए तो कह रहा हूं, आप नहीं तो अब मैं बताता हूँ। जब मैं किसी बड़े इवेंट में बोलता हूँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं और मैंने एक दो हैकिंग ट्रिक दिखा दी, तो जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो नॉर्मली बहुत सारे लेडीज ही अक्सर मुझे घेर के खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप उन्हीं जेंट्स की की बोल रहा हूँ मैं ज्यादा इसलिए और उसके बाद कि अमित जी मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, मेरे हस्बैंड को मेरी चैट कैसे पता पड़ जाती है, अमित जी मेरा ये चेक कर लीजिए, ऐसे होता कहानी। और मैं देखता हूँ तो किसी की कॉल फॉरवर्डिंग सेट है, हाँ। किसी का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तरीके हैं। देखिए ऐसा नहीं तरीके नहीं है, बट मैं तरीके इसलिए नहीं बताता कि भाई आप दूसरों की तो क्या आपको बचना है, अनलेस until you know the way आप नहीं बच सकते। फोन आपका यहाँ पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप क्या है, ओटीपी तो चाहिए, और वो ओटीपी आता है तो फोन के ऊपर फ्लैश करता है, तो आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है कोई। हाँ। तो आप फोन की सेटिंग्स में जाएं और आपने डिसेबल कर दिया एसएमएस फ्लैशिंग इन लॉक मोड, यदि फोन लॉक है तो एसएमएस फ्लैश ना करें, अलर्ट आएगा पर वो ओटीपी नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप फोन छोड़ के चले गए तो मैं कॉल पे ओटीपी मंगाऊंगा, कॉल पे तो मंगा ही सकता हूँ, कॉल पे ओटीपी आएगा, लॉक फोन भी मैं कॉल तो उठा ही सकता हूँ, ओटीपी सुन लूंगा। तो क्या करें, फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा आपके फोन में कि ये करो फिर वो करो, फिर सेटिंग को छोड़ो। हाँ। फोन को ऐसे समझ के चलो कि आपका वॉलेट है, आप वॉलेट छोड़ के जाओगे यहाँ पे 2 मिनट के लिए, नहीं जाओगे। आपका फोन चार्जिंग पे लगा गया, कोई सिम स्वैप ही कर ले, वो नया सिम डाल देगा, वो सिम निकाल दिया उसने, है कि नहीं। अब वो जो नया सिम डालेगा उसमें डेटा सर्विसेज होंगी, आपका व्हाट्सएप चलता रहेगा, आपकी सब चीजें चलती रहेंगी, आपको लगेगा सब चिल है। वो दूसरा जो आपका सिम गया उसमें ओटीपी आ रहे हैं, वो आपकी सारी चीजें, पहले पैसे निकालेगा, फिर सब चीजें हैक करके आपकी जिंदगी कंट्रोल में ले लेगा। तो आप देख रहे हो कि सिम स्वैपिंग इज मैटर ऑफ 10 सेकेंड्स। अभी मैं नागपुर पुलिस ट्रेनिंग देने गया तो वहाँ पर आफ्टर माई ट्रेनिंग डॉक्टर रविंदर सिंगल जी कमिश्नर है वहाँ पे, सारे आईओज और इंस्पेक्टर मुझे घेर के बैठ गए, बोले एक जो अभी केसेस चल रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसमें ब्रेक थ्रू कैसे करें। तो उन्होंने मुझे केस बताया कि साहब फ़ोन चोरी होता है और 15 मिनट के बाद उसमें पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाते? वो निकल जाते साहब, देखो रिपोर्ट है, यूपीआई का लॉग मंगा लिया हमने एनपीसीआई से, आईफोन चोरी हुआ और 15 मिनट बाद पैसे निकल गए। मैंने आईफोन में भी, मैंने यदि आईफोन चोरी होता तो पहले आईफोन का पासकोड चाहिए, फिर यूपीआई का पिन चाहिए, फिर ही तो पैसे निकाल पाएगा। बोले हो रहा है सर, देख लो दोनों चीजें। तो फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा कैसे हो रहा है, अब मैं आपको बता देता हूँ, तो आप कल से कमाना शुरू कर सकते हैं। बचा सकते हैं अपने एटलीस्ट। एग्जैक्टली, आपको बचाना है कि आपका फोन ऐसे मत छोड़ना। देखिए यूपीआई जो पेमेंट है वो कीपैड फोन पे भी होता है, जो स्मार्टफोन पे हम मान के चल रहे हैं ना, आपके जो सस्ते वाले नोकिया एंड 800 वाले फोन आते हैं ना, स्मार्टफोन नहीं कीपैड, उसमें भी आप *99# डाल दें तो आपको एक मेनू ऑप्शन खुल जाता है, और मैं आपको डायल करके दिखा देता हूँ, बाकी आप ग्राफिक्स पे तो दिखाएंगे ही। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायल कर रहा हूँ *99#, और ये मुझे ये मेनू ऑप्शन खोल दिया, दिख रहा है कैमरे में, ये देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन सेंड मनी, फिर दूसरा रिक्वेस्ट मनी, फिर चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस और यूपीआई पिन। ठीक है, तो ये फिर मैं कीपैड फोन पे भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ उस मोबाइल नंबर डालना है जिसको पैसे भेजना है, अमाउंट डालना है, पिन डालना है और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यदि आपका आईफोन मुझे मिलता है, मैंने सिम निकाला, दूसरे फोन में डाला, *99# डायल किया, ये मेनू ऑप्शन खुला, जिसको पैसे ट्रांसफर करने उसका मोबाइल नंबर डाला, अमाउंट डाला, पिन डाला, पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। पर इसमें मुझे यूपीआई पिन चाहिए, फोन का पासकोड नहीं चाहिए, पर यूपीआई पिन तो अभी भी चाहिए। इसमें जो लास्ट ऑप्शन था वो क्या था? यूपीआई पिन रीसेट। आप यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं। ठीक।
यदि आपका सिम गया तो यूपीआई पिन रीसेट हो जाएगा, और वो जो यूपीआई पिन रीसेट जब करेगा तो उससे एक चीज मांगी जाएगी आपके बारे में, वो है आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट। अब वो थोड़ी ना बताऊंगा मैं वो आपको। कैसे पता लगेगा? मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे पता करता हूँ वरना तो कल निकालने शुरू हो जाएंगे। ये सही है। ठीक है, ये तरीके हैं सिंपल, आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट निकालने का भी तरीका है। यदि मुझे आपका मोबाइल नंबर पता है, मैं आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट बता दूंगा, आपके आधार कार्ड के 4 डिजिट बता दूंगा। सो दैट इज द वे दे इवेंचुअली हैक यू। इन शॉर्ट, अपना फोन कहीं छोड़कर नहीं जाना है, और जो आपने टिप्स बिल्कुल। बताए वो बहुत ध्यान में रखने हैं। आपने अपना कीमती टाइम दिया अमित दुबे जी, और मुझे लगता है कि बस पॉडकास्ट खत्म होते ही मुझे अपने फोन में लग जाना है अपनी चीजें सिक्योर करने के लिए और अपने डियर एंड नियर्स को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you आप so स्टूडियो में much. आए और आपने ये आसान टिप्स हमारे दर्शकों के साथ साझा की। थैंक यू सो मच।